चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी और इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू होता है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग और इसके प्रभाव, इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके अनुप्रयोग का क्षेत्र क्या है। कृषि। तो हम पहले कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, कृषि के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया कृषि के बारे में। हम हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखिए तकनीकी और जीव क्या है। इसमें बीटी तकनीक या बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जो बीटी बीटी तकनीक है, बीटी जीन जो होता है वो हमें बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से प्राप्त होता है यहाँ पर। तो जो जीव का नाम है, जो बैक्टीरिया का नाम है वो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है, और इससे जो प्राप्त होता है जीन उसको बीटी जीन कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को बीटी टेक्निक कहते हैं जो कृषि में उपयोग किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, कीटनाशकों के उपयोग के बिना पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाना। मतलब कीटनाशकों की आवश्यकता ना हो फसलों में, बल्कि हमें क्या करना है कि कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं हो, और बल्कि हमें क्या करना है, कीटों को, वो पौधों को इस प्रकार से बना देना है कि वो कीट अगर उसको खाते हैं तो वो नष्ट हो जाएं, कीट ही मर जाएं और पौधे को नुकसान ना हो। विशिष्ट उदाहरण क्या है, बीटी कपास, बीटी कॉटन या बीटी मक्का, ये सब इसके उदाहरण हैं। सबसे पहले बीटी कपास पर बनाई गई थी। महत्वपूर्ण लाभ क्या क्या है इसके, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाएगी, कम करना, फसलों को लेपिडोप्टेरन और कॉलियोप्टेरॉन जैसे कीटों से बचाना। कौन कौन से कीटों से बचाना, लेपिडोप्टेरॉन और कॉलियोप्टेरॉन कीटों से बचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। अनुप्रयोग, हमें दूसरा जो अनुप्रयोग करना है वो भी कृषि में ही है। तकनीकी क्या है, अब की बार आनुवांशिक संशोधन, जीएमओ, आनुवांशिक संशोधन, जो उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, वो संशोधन करना है, जी उसे जीएमओ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उद्देश्य क्या है, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य में वृद्धि करना तथा तनाव सहनशीलता बढ़ाना, तनाव की सहनशीलता और उसके पोषण पदार्थों में, पोषण मूल्यों में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य है जीएमओ टेक्निक का। विशिष्ट उदाहरण कौन कौन से हैं, गोल्डन राई ये विशिष्ट उदाहरण है, जो इसका इसमें विटामिन बी 12 की अधिकता है इस राइस में। और महत्वपूर्ण लाभ क्या क्या है, विटामिन ए की अधिकता है। जहां विटामिन ए की कमी होती है वहां पर गोल्डन राइस उगाया जाता है, और गोल्डन राइस उनको खिलाया जाता है जिससे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन ए की कमी को दूर करना, और अजैविक तनाव जैसे सूखा है, नमक है, गर्मी के प्रति सहनशीलता बढ़ाना। अगला जो आता है तीसरा, ये पॉइंट जो आता है ये भी कृषि में है। जैसे कि तकनीक का नाम है आरएनए हस्तक्षेप, आरएनए आई, जिसे आरएनए आई कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए हस्तक्षेप को कहते हैं इंटरफेरेंस। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, विशिष्ट एमआरएनए को साइलेंसिंग करके परजीवी संक्रमण को रोकना। ठीक है, तो विशिष्ट प्रकार का एमआरएनए जिसका हमें साइलेंसिंग कर देनी है, और साइलेंसिंग करने के बाद क्या होगा कि जब कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई परजीवी इसमें आता है और वो प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो उस एमआरएनए से ये एमआरएनए जाके जुड़ जाएगा, जिससे कारण वो फ्री नहीं हो पाएगा और प्रोटीन उसकी बन नहीं पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से परजीवी के संक्रमण को रोकने का काम है। विशिष्ट उदाहरण क्या है, तंबाकू का पौधा, जो नोटाडा मेलाइडोगोइनिया, मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया के विरुद्ध, तंबाकू के पौधे को किसके विरुद्ध तैयार करना है,
मिलोडी गायनी इनकॉग्नोशिया के विरुद्ध तैयार करना है। ठीक है। महत्वपूर्ण लाभ क्या है? परजीवी ट्रांसजेनिक होस्ट में जीवित नहीं रह पाते हैं, जिससे पैदावार में होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, पांचवा, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पर आरडीएनए बनाया जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मधुमेह के मतलब जो डायबिटीज के उपचार के लिए सुरक्षित मानव इंसुलिन का उत्पादन करना, सुरक्षित मानव इंसुलिन का, ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन करना। ह्यूम्युलिन, इसका नाम क्या है? ह्यूम्युलिन। इली एली लिली कंपनी द्वारा निर्वात, सबसे पहले किसने बताया? एली लिली कंपनी ने इसको बताया ह्यूम्युलिन को। इसका नाम क्या था? ह्यूम्युलिन, ह्यूम्युलिन नाम रखा गया था। पशु स्रोतों से होने वाले एलर्जी को समाप्त करना और इंसुलिन की बड़े पैमाने पर आसान उपलब्धता बनाए रखना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। तो जिससे कि आसानी से इंसुलिन के जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको इंसुलिन भी मिल जाए और एलर्जी से समाप्ति हो जाए। छठा देखिए, जैविक चिकित्सा के क्षेत्र में है, तकनीक का नाम है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। बच्चे या भ्रूण में मौजूद दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ कार्यात्मक जीन में बदलना। तो जो दोषपूर्ण जीन जो है, डिफेक्टिव जीन जो है, डिफेक्टेड डिफेक्टिव जीन जो है, इसको हटाकर बल्कि क्या बनाना है? कार्यात्मक जीन, कार्यात्मक जीन, फंक्शनल जीन, फंक्शनल जीन, फंक्शनल जीन उसमें डालना है। एडीए, एडेनोसाइन डिमिनेज डिमिनेज की कमी का उपचार करना है। एडिनोसाइन डिमिनेज की कमी जो है, इसका उपचार करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, को बहाल करना है और भ्रूण अवस्था में उपचार से स्थायी इलाज संभव हो सकता है। तो भ्रूण अवस्था में ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जा रही, जेनेटिक थेरेपी करी जा रही है, ये भ्रूण अवस्था लेवल पर ही करी जाती है, जिससे कि कुछ कोशिकाएं होती हैं उनमें चेंज, उसमें सही कर दें तो फिर अब आगे जो भी एनिमल बनेगा, जो भी ह्यूमन बनेगा, तो उसका उसमें ये जीन मौजूद होगा, फंक्शनल जीन मौजूद होगा। सातवां है चिकित्सा में नैदानिक। देखिए, तकनीकी जीव क्या है? पीसीआर द्वारा और एलिसा टेस्ट, इनमें हेल्प करना तकनीका वो चिकित्सा में। रोगों का प्रारंभिक निदान, शुरू स्टार्टिंग में ही उनका निदान कर दिया है, किसी भी रोग है उसका प्रारंभ में ही निदान कर दिया जाए, उसको सही कर दिया जाए। रोगजनक की अत्यंत कम सांद्रता का पता लगना, रोगजनक की अत्यंत कम सांद्रता का पता लगाना, मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, बहुत ही कम रोग में ही उसका पता लगा लेना है और फिर उसका निदान कर देना है। जैसे एचआईवी, कैंसर और आनुवांशिक विकारों की पहचान करना। रोग के लक्षण प्रकट होने से पहले ही बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कर उस समय पर उपचार सुनिश्चित करना, यही इसका तकनीक का प्रारंभ वो मेन उद्देश्य है। पीसीआर और एलिसा टेस्ट। आठवां देखिए, जैव उत्पादक में ट्रांसजेनिक जंतुओं का बनाना, ऐसे जंतुओं का निर्माण करना जो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं, जिनसे हमें उत्पादक में उत्पादक में लाभ हो। इनके जो उत्पादक हैं, उत्पादक जो भी हैं, इनसे जो प्राप्त हो रहा है उसमें हमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो, आवश्यक लाभ हो। तो मानव प्रोटीन से भरपूर दूध बना प्राप्त करना, जो उत्पादक है, जैसे ट्रांसजेनिक जंतु गाय है, भैंस है, तो इनसे जो दूध प्राप्त होगा उसमें मानव प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाए अधिक से अधिक। और चिकित्सा हेतु आवश्यक जैविक उत्पादों का उत्पादन करना, और उसमें को जो चिकित्सा से जैविक चिकित्सा के लिए जो आवश्यक जैविक उत्पाद हैं, वो जो आवश्यक चीज हैं, वो भी उसमें हमें मिल जाए, दूध में ही मिल जाए। जैसे रोजी गाय बनाई गई थी, रोजी काउ 1997 में बनाई गई थी। इसमें क्या लाभ था कि अल्फा लैक्टोबिन लैक्ट एल्ब्यूमिन
जो था इससे भरपूर दूध हमें प्राप्त किया था इससे, ट्रांसजेनिक जंतु से, ट्रांसजेनिक गाय से, जिसका रोजी नाम था जिसका। इससे अल्फा लैक्टोएल्बुमिन से भरपूर दूध की प्राप्ति करी, 2.4 ग्राम प्रति लीटर। और कितना दूध मिलता था? 2.5 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में 2.5 ग्राम अल्फा एल्बुमिन प्राप्त हो रहा था इसमें, जो मानव शिशुओं के लिए प्राकृतिक पोषण का प्रदान करता था। प्राकृतिक का पोषण को प्रदान करता था। ठीक है। लास्ट देखिए, नैतिक मुद्दे। कुछ नैतिक मुद्दे होते हैं जिनका तकनीकी में बहुत ज्यादा उपचार हो जाता है। कुछ जैसे कि किसी के कोई कहे कि ये बेटा मेरा नहीं है, तो उसका बेटा अपने उसके पापा से मिलवाना, जेनेटिक लेवल पर जांच की जाए, जिससे कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे कि उनका पापा और बेटा मिल जाए, मम्मी और बच्चा मिल जाए। या फिर किसी ब्लड सैंपल से किसी खूनी को पकड़ लेना। ये सब नैतिक मुद्दे, जैसे जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा किया जाता है ये। जीएम अनुसंधान की वैधता की जांच तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सार्वजनिक सुरक्षा मतलब ये अभी बताया था, ब्लड टेस्ट द्वारा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, डीएनए टेस्ट द्वारा ऐसे खूनी का या किसी किसी चोर का या खूनी का पता लगाना। ठीक है। बासमती चावल पेटेंट विवाद, इसमें कुछ एक विवाद भी उत्पन्न हो गया था, जो बासमती चावल का था, जो हमारे यहाँ उगता था बासमती चावल, और पेटेंट करा लिया था अमेरिका ने, तो वो की कंपनी ने करा लिया था, तो वो भी विवाद काफी समय तक रहा था। बायोपायरेसी को रोकना। ठीक है, बायोपायरेसी को रोकना। स्वदेशी संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। महत्वपूर्ण लाभ उसका हुआ था। मैं ठीक है। तो ये सारे जो हैं पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप याद करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पॉइंट हैं सारे, इन पॉइंट को आप तैयार कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर आएंगे।